हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास में एक चैप्टर है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अपना चैप्टर है ना, बिल्कुल बहुत ही कूल चैप्टर है, कोई डरने की जरूरत नहीं है इससे। फाइनल अकाउंट अगर आपको आता है ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ आपको एनपीओ भी आता है। अब हमारे पास में चीजें क्या होती हैं, चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं कि कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हमारी और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं करती, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती हैं और इसको घर ले जाती हैं, यानी कि एंड इंक्लूड इट इन कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट्स आपने अर्न किए थे, जो प्रॉफिट्स अर्न किए थे ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, देख लियो जौन कपड़ा स्थान होएगा उतार लियो। बेटा आपकी ना आवाज आ रही है गौरव, मैंने पहले भी आपको बोला कि आप म्यूट कर लीजिए इसको। हाँ जी, तो प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर को हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं फॉर ओनर, टुवर्ड्स ओनर, नॉट फॉर ओनर्स, टुवर्ड्स ओनर। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। हाँ सर, इसीलिए तो हमारे पास में कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं ओनर्स फंड के अंदर। होता क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किए और उन प्रॉफिट्स को हमारा बिजनेस क्या कह रहा है कि मैंने अपने मालिकों को देना है, तो वो उनकी कैपिटल में इंक्लूड हो जाते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट्स जो ड्यूरिंग द ईयर कमाए गए हैं वो ओनर्स के लिए बिजनेस की एक लायबिलिटी है। ठीक है सर। अब यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है सर, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं कमाए जाते, ये भी प्रॉफिट कमाती है एंड इंक्लूड कर देती है एंड इंक्लूड इट इन कैपिटल फंड। अरे सर ये क्या मतलब हुआ, यहां पे कैपिटल और यहां पे कैपिटल फंड आपने लिख दिया तो बस ये ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गई। हाँ बिल्कुल सर, कैपिटल फंड किसके हैं, कैपिटल फंड सोसाइटी के हैं। कैपिटल फंड्स आर फंड्स रिलेटेड टू सोसाइटी। देखो मैं समझाता हूं एक बार, मान लो मैं बैठा हूं यहाँ पे और मैंने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैपिटल बोला जाता है, फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं उसके लिए। अब बहुत से लोगों ने मिलकर के कुछ अच्छा काम करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस की अलग अलग तरीके से। किसी ने अपनी बिल्डिंग दे दी, यानी कि काइंड में दे दिया, किसी ने कुछ पैसा दे दिया, किसी ने कुछ बहुत बड़ा डोनेशन दे दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए शुरुआत में। तो हमने उसको क्या मान लिया जी, हमने बोला ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल फंड है, इस पे बहुत से अलग अलग लोगों का योगदान है। अच्छा ये कैपिटल फंड में इंक्लूड होगा ना, तो कैपिटल फंड किसके लिए यूटिलाइज होती है, अच्छे कामों के लिए। अच्छे काम किसके लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए। यानी कि अब यहाँ पे रेड पेन से मैं क्या लिखने वाला हूं कि प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज लायबिलिटी टुवर्ड्स नॉट ओनर्स, टुवर्ड्स पब्लिक,
because there is no owner in non-profit organization. सर हम तो आज तक यही समझते थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती। नहीं बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन वो अपने घर नहीं लेके जाती, अपने इन्वेस्टर्स को नहीं देती है वो प्रॉफिट्स के पार्ट। ठीक है जी, वो किसको देती है? जनरल पब्लिक को देती है, इसलिए उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने, अच्छा एक बात बताओ, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो क्या चेक करने के लिए करते हैं कि हमारे एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर यानी कि 31 दिसंबर के ऊपर हमारे क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हमने कमाया। और यही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी करते हैं। सोचो हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मान लो मैंने ये सोच लिया कि मैं चैरिटेबल ट्रस्ट चलाऊंगा, मैं लोगों को मुफ्त दवाइयां बांटा करूंगा, गरीबों को, अमीरों को, सब तरीके के लोगों को। तो अब मैं ये चाहूंगा ना लॉन्ग रन में मेरा बिजनेस ठीक ठाक तरीके से, बिजनेस सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मेरा जो काम है वो ठीक ठाक तरीके से चलता रहे, उसकी यूटिलाइजेशन सही हो। तो उन चीजों को मेंटेन करने के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं जी, अपने पास में यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है जी, पहले इसके आगे लिखिएगा, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट्स earned during the year is liability towards public, not investors, from organization पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस नहीं बोलूंगा अब मैं इसको, यानी कि इन्होंने भी प्रॉफिट अर्न किए हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, हमने जनरल पब्लिक को देने हैं, इसके इन्वेस्टर्स को दोबारा नहीं देने। समझ में आ गई ये बात? लिख ली होगी मेरे ख्याल सबने। हाँ सर ठीक है। अच्छा अब सुनो कहानी। हम किसी भी चीज के प्रॉफिट्स अर्न कर सकें उसके लिए अपने पास में दो चीजें होती हैं। भाई प्रॉफिट्स कैसे आते हैं? सर बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम्स। ठीक है ना? तो इन दोनों को एडजस्ट करके आपस में हम क्या मान लेते हैं सर, प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं सर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो क्या हो जाता है सर ये प्रॉफिट्स। और अगर सर एक्सपेंडिचर माइनस इनकम हो जाती है तो क्या हो जाता है सर, लॉसेस। हमारे एनपीओ की भाषा में इसको प्रॉफिट्स और लॉस की बजाय हम क्या कहते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है जी? ठीक है सर, मतलब तो वही है। अच्छा यहां पे जो हमारी फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर देखे थे ना, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर यहां पे, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर यहां पे हैं। तो मैं यहां क्या कहता हूं, एज इन फाइनल अकाउंट। एक्सपेंडिचर कौन से? जैसे वही सारे के सारे जो हमने, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होता है, हाँ होता है। यहाँ पे प्रिंटिंग होती है, हाँ होती है। यहाँ पे मेडिसिन कंज्यूम होती है, हाँ होती है, कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। ठीक है जी? यहाँ पे हमारे पास में छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, बिल्कुल लगता है जी। सारे तरीके के एक्सपेंडिचर वही रहते हैं। ओके, अब हम क्या कहते हैं सर, अब हमने एक्सपेंडिचर की दहशत अपने मन से निकाल दी, तो जो हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ रखा है वही एक्सपेंडिचर अपन यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। हाँ, इनकी जो इनकम होती है ना, ये थोड़ी डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है? किस तरीके की इनकम होती है इनकी? सर इनको इनकम देने के लिए लोग पता है क्या कर जाते हैं, लोग कर जाते हैं यहाँ पे दे जाते हैं इनको, किस तरीके की इनकम दे करके जाते हैं,
मान लो कोई डोनेशंस हो गए, कोई सब्सक्रिप्शन हो गई, डोनेशन मतलब अच्छा काम कर रहे थे, हमने भी कह दिया, जैसे हम जाते हैं ना, कहते हैं जी हम गुरुद्वारे तो जा नहीं सकते, हमारा दोस्त जा रहा है गुरुद्वारे, तो हम क्या कहते हैं, लो मेरी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देना, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें मेरी तरफ से भी डोनेशन मिलेगी। ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम अर्न कर लेती है बाय वे ऑफ डोनेशन। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो नियमित तौर पे अच्छे काम करेंगे ही करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे ही करेंगे, तो अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनका जिम्मा लगा देती है कि भाई हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल में आपको नॉमिनल सा अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन, अपने मेंबर से लिया जाता है। ठीक है जी। इनके और किस तरीके की इनकम होती है, गेम शोज, ओ गेम शोज भी छोड़ो, चलो मैं ये कहता हूं कोई कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सर्ट्स किस तरीके से, इवेंट्स कह लो, हाँ इसको इवेंट्स कह लो। देखो भाई मेरे को क्या करना था, मेरे को बहुत सारी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा था, मैंने क्या किया, मैंने किसी बढ़िया से पॉपुलर से सिंगर को बुला लिया, किसको बुला लूं, बोलो किसको बुला लूं, अरिजीत सिंह को बुला लिया मैंने कहा यहाँ पे दो चार गाने सुना दे, लोग आएंगे, तेरी टिकट लेंगे, हमारी इनकम हो जाएगी, उसको तो अपने घर मत लेके जाना, यहाँ पे छोड़ जाना पैसे को। अब इस कॉन्सर्ट्स के अंदर है ना, या इवेंट्स के अंदर हमारे कुछ एक्सपेंडिचर भी हुए, होते ही है सर, क्योंकि हम जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनको कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह देंगे, तो वो एक्सपेंस एडजस्ट करके रिमेनिंग जो बच जाता है वो हमारे पास इनकम की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। ऐसे ही हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ड्यूरिंग डे, तो हमारी ना कुछ डिफरेंट टाइप की इनकम होती है। अच्छा, हम कभी कभी क्या कर देते हैं, कुछ स्क्रैप भी बेच देते हैं, स्क्रैप सोल्ड, हमारे पास में पैसे, हमारे पास में कोई प्लांटेड मशीनरी थी, हमने क्या किया, प्लांटेड मशीनरी के इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लांटेड मशीनरी तो उसको कहते हैं जिससे प्रोडक्शन होता हो, ये बेचारे थोड़ी ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सर कोई तुम्हारे पास में कोई ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े थे, उसका स्क्रैप था, उसको बेच दिया, उससे कोई इनकम आ गई, उससे कोई अमाउंट रिसीव हो गया, और ज्यादा अमाउंट रिसीव हो गया उसकी डेप्रिसिएबल आइटम से। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं ना दो तरीके के एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक है मेरे पास में टाइपराइटर मशीन, मेरे पास एक टाइपिंग मशीन थी, टाइपराइटर था मेरे पास में, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने परचेज किया था। कब परचेज किया था मैंने इसको, अच्छा छोड़ो भी, परचेज की वैल्यू भी छोड़ो, मैं कहता हूं कि मैंने इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, वो मान लो 50,000 थी, नहीं 50,000 तो ज्यादा हो जाएगी, 5,000 कर देते, और मैंने इसको बेच दिया 3,000, तो मेरे पास में क्या हो गया, मुझे लॉसेस हो गए। लेकिन सोचो, अगर मैं किसी को ये कहता हूं, मान लो कोई बहुत ही बड़ा पर्सन है, कोई बहुत ही बड़ा पर्सन है जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, मान लीजिए रतन टाटा जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, तो मैंने बोला पता है आपको, उन दिनों में जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1950 में, तो रतन टाटा जी इस टाइपराइटर मशीनरी पे टाइप करते थे, तो बताओ लोग सोचेंगे कि हाँ हमें इसको परचेज करना चाहिए, इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू जुड़ गई है। तो अब ये कितने पे बिक जाता है, अब मान लो ये 3 लाख रुपए पे बिक जाता है, तो 5,000 रुपए की चीज 3 लाख रुपए में बेच दी, प्रॉफिट हो गए। होता है सर, होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। सोचो आपको सलमान खान की शर्ट मिल जाए पहनने के लिए, ऑटोग्राफ किए हुए बैट मिल जाए सचिन तेंदुलकर का, तो ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, वो ब्रांड वैल्यू बन जाती है।
तो मान लो रतन टाटा की यूज की हुई प्लांट, क्या नाम है, कोई टाइपराइटर मशीनरी हमें 3 लाख रुपए में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बेच दी, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 5,000 रुपए थी। तो कितना हो गया सर? 2,95,000 रुपीज हमारे पास में क्या आ गया सर? इनकम आ गई, इनकम आ गई। बस इतना याद रखना। और अगर वही कोई नॉर्मल पर्सन हो और उसकी वैल्यू टाइपराइटर मशीनरी की 5,000 रुपए थी, जिसको कि हमने 3,000 रुपए बेच दिए, तो लॉस आ जाएगा सर। इसी तरीके से ना एक और चीज होती है हमारे पास में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, न्यूज़पेपर। और इसके बारे में ना कुछ नहीं लिखा हुआ होता। अब एक बात बताओ, न्यूज़पेपर जो था आपने सुबह खरीदा था 5 रुपए का, वो न्यूज की वैल्यू थी, उसके अंदर क्या थी? न्यूज की वैल्यू थी। आपने उस न्यूज को चाट लिया शाम तक, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपने रीड करके, खा करके बिल्कुल अपने अंदर हजम कर लिया। अच्छा जी, अब इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी मुझे ये बताओ? जीरो रह जाएगी। प्रत्युष कह रहा है जीरो रह जाएगी। एट द एंड, बाय द इवनिंग, एट द एंड ऑफ डे या फिर बाय द इवनिंग, इसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो नील रह जाएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर रोज नया आता है, नया आता है, नील वैल्यू हो जाएगी। नील वैल्यू की चीज अगर इसका स्क्रैप सेल हो जाए कितने में सर? 2 रुपए में, 2 रुपए में, तो भी हम क्या कहेंगे सर? प्रॉफिट्स हैं 2 रुपए। 2 लाख रुपए में हो जाए तो भी हम कहेंगे सर प्रॉफिट्स हैं 2 लाख रुपए। बात समझ में आई? तो जो फुल्ली डेप्रिशिएबल आइटम्स होती है ना, अब ये आपको चेक करना पड़ेगा फुल्ली डेप्रिशिएबल आइटम क्या है। मान लो ये टाइपराइटर मशीनरी की वैल्यू बोली हुई है, इट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड, तो जो भी अमाउंट रिलीज हुआ है, चाहे 1 रुपया भी हो, वो क्या होगा? प्रॉफिट्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर। तो हमें ना भावुक नहीं होना। बच्चे पता भावुक हो जाते हैं, कहते हैं टाइपराइटर मशीनरी आएगी ना तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, न्यूज़पेपर पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। अरे भाई, न्यूज़पेपर पे डेप्रिसिएशन नहीं होता क्योंकि वो फुल्ली डेप्रिशिएबल आइटम है। कोई दूसरी आइटम भी फुल्ली डेप्रिशिएबल आइटम हो सकती है, ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं हो आप किसी भी चीज को लेकर के कि फुल्ली डेप्रिशिएबल आइटम सिर्फ न्यूज़पेपर ही हो सकता है। लेकिन हाँ, ज्यादातर न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये फुल्ली डेप्रिशिएबल आइटम्स के रूप में हमारे क्वेश्चंस के अंदर आती है। तो ये देख रहे हो आप, हमारे को ना इन तरीके की इनकम होती है, ठीक है, इस तरीके की इनकम होती है। अच्छा, और क्या होता है? मान लो कोई हमारे को लीगेसी दे गया। लीगेसी क्या होता है? विरासत। एक सेकेंड ठहरना बच्चों, एक फोन कॉल आ रहा है। हाँ जी बच्चों, तो लेगेसी के बारे में बता रहा था मैं आपको। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी की इनकम है हमारी। अब इनकम किस टाइप की है? ये इनकम इस टाइप की है कि कोई व्यक्ति था जो कि इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ था, यानी कि वो सोच रहा था कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी और उसके आगे पीछे कोई था नहीं, तो उसने क्या कर दिया सर? अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो डोनेट कर दी। किसको? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये लीगेसी जनरली तो कैपिटलाइज नेचर की होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि आप, ऐसा लिखा हुआ हो क्वेश्चन में कि 25% को आप मान लो रेवेन्यू नेचर की और 75% को, जनरली ऐसा दिया हुआ होता है, परसेंटेज अलग अलग, 75% को आप कैपिटलाइज नेचर की मान लो। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो जो रेवेन्यू नेचर की 25% लीगेसी है वो हमारे पास में इनकम की तरह से ट्रीट हो जाएगी, और जो कैपिटलाइज नेचर की है वो हमारी लायबिलिटी साइड पे आ जाएगी बैलेंस शीट में। इस तरीके से दिया हुआ होता है, यानी कि इनकम कितना मानोगे? 25% को, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का। अच्छा जी, अब यहां चैट के अंदर क्या लिखा गया? सर आज का मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है क्या? बेटा मॉक टेस्ट के लिए आप फोन करके पूछो, सुशील जी आपको बताएंगे, ठीक है? ये तो चैट्स में मैं नहीं बता सकता कुछ भी, ठीक है? अच्छा सुनो मेरी बात, आगे, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस, हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस ये रहे, और हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और ये क्वेश्चन के अंदर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर हमें करना क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमें दो तरह का डाटा दिया हुआ होता है, हमें दो तरह का डाटा दिया हुआ था इस चैप्टर के अंदर। हमें दिया हुआ होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर उससे पहले हमारे को दिया हुआ होगा हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, R&P लिख लो उसको। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये दिया हुआ होगा। अब सुनो मेरी बात, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ और नहीं है, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट बनाना आता है ना? हाँ सर, डेबिट साइड पे सारी की सारी इनकमिंग होती है ऑफ कैश, और सर क्रेडिट साइड पे सारी की सारी आउटगोइंग होती है ऑफ कैश। हाँ सर ये तो हमें आता है, ये तो हमने सीखा हुआ है, तो इसमें नया क्या है? कुछ भी नया नहीं है। अच्छा सर ये अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बता दो, ये क्या होता है? तुम लोगों ने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया है ना? हाँ सर, उसका नेचर क्या होता है? सर वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या कलाकारी करते हैं हम? सर डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड पे सारे के सारे इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम और गेन्स आते हैं। तो बस यही चीज है हमारे पास में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट का नाम हमारे चैप्टर में बदल करके क्या रख दिया गया है? रख दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर और लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम और गेन आएंगी। बोलो ये दो बातें समझ में आई आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? दो बातें बताई। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे ना इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ कैश आता है, बस डजंट मैटर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, लास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर है। सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हम ये कहते हैं आपका कैश आया और गया है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से साल का एक्सपेंडिचर था, गए साल का था, करंट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, हमें कोई मतलब नहीं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम यह कहते हैं इफेक्ट, कैश इफेक्ट होगा तो लिखा जाएगा ट्रांजैक्शंस may be related to previous year, current year, future year, ठीक है जी, और having capitalized nature और revenue nature, ठीक है ना भाई? कैपिटलाइज नेचर का हो इसका मतलब सर कैश अकाउंट तो हमें बनाना आता है, इतना क्यों बता रहे हो उसके बारे में? नहीं मैं बताऊंगा। फर्नीचर परचेज किया, क्या हम कैश अकाउंट के अंदर नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं सर। कैश में फर्नीचर परचेज किया 1 करोड़ रुपए का, नहीं लिखोगे क्या? लिखेंगे जी। तो ऐसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखते हैं पेमेंट साइड पे, ठीक है जी। पिछले साल के हमने क्रेडिटर्स को
इस साल 7 लाख रुपए पे किए, नहीं लिखोगे क्या पेमेंट साइड पे? बिल्कुल लिखेंगे। तो फिर सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखो, कैश अकाउंट में लिखते हो तो ठीक है सर, अब हम समझ गए आपका मतलब। अच्छा, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी ओनली ऑन कैश बेसिस होंगी, इसका अप्रूवल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर हम समझ गए, अच्छी बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमारे को सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस, only revenue nature transaction is to be recorded. ठीक है जी, which is related to current year only. अच्छा सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सुनो, मैंने कोई रेंट पे किया भाई, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास में मैं दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करता था, लोगों को फ्री दवाइयां देता था, और मेरे पास में ना रखने की जगह नहीं थी। मैंने क्या किया, पड़ोस से एक रूम किराए पे ले लिया, मैंने रेंट पे किया। कितने सालों का? मैंने कहा लो सर करंट ईयर का रेंट पे कर देता हूं 20,000। मैंने कहा सर फ्यूचर ईयर का भी पे कर देता हूं 5,000। अब सोच करके देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कौन सा वाला रेंट आना चाहिए? सर सिर्फ 20,000, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। और सर अगर मैं कैश अकाउंट की बात करूं तो उसके अंदर कौन सा रेंट, कितना रेंट आना चाहिए? सर 25,000। सो इफ रेंट इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट which is related to next year, then we have to deduct it from rent paid if we are preparing income and expenditure account. ठीक है जी। और अगर इसका अपोजिट होगा, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो पूरा का पूरा रेंट पेड लेना पड़ेगा, whether it is related to current year, whether it is related to future year, whether it is related to past year. Is it clear to all of you? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों? किसी को हो तो पूछ लेना, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर हम समझ गए, मैं ना भी बना नहीं रहा हूं, सिर्फ गेम के रूल बता रहा हूं। हमें ये करना है, हमें ये सब करना है बस। और ये सब करने के बाद में, अच्छा देखो फाइनल अकाउंट के अंदर तो क्या होता था, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें जाएंगी, हम इसके अंदर कंफ्यूज रहते थे, सर डायरेक्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कौन सी है। अब तो हमें बोला ही नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई डिफरेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय वेजेस पे की डेबिट साइड पे आएगी, सैलरी पे की डेबिट साइड पे आएगी। मजे आ गए सर? यानी कि हमें तो देखना ही नहीं है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हमें तो क्या देखना है, सिर्फ वेदर इट इज एक्सपेंडिचर और वेदर इट इज इनकम। ये उससे भी आसान है। अच्छा चलो आगे चलते। अब ना लास्ट में हमें प्रॉफिट्स पता लग जाते हैं इसके थ्रू, यानी कि हम एक कैश अकाउंट बना लेते हैं और एक या फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट दिखाई दे जाते हैं। अब हमारे को क्या बनाना होता है, हमारे को बनाना होता है ना बैलेंस शीट। ये हमने एक बैलेंस शीट बनाई जिसकी लायबिलिटी साइड पे सारी की सारी लायबिलिटीज। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी तो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी साइड पे लिखोगे, और प्रीपेड सैलरी थी वो सर एसेट साइड पे लिखोगे। अरे सर ये तो बहुत आसान है, यानी कि हमें तो पता है लायबिलिटीज क्या होती हैं और एसेट्स क्या होते हैं, तो हमने बैलेंस शीट बना दी। अब हमारे को है ना कभी कभी क्या बनाना पड़ता है,
ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। कुछ बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है हमारे को, बताओ। देखो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर आपको ना कैपिटल दिया हुआ होता था, लेकिन एनपीओ के अंदर फाइनल अकाउंट एनपीओ के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कैपिटल नहीं दिया हुआ होता। कैपिटल होती नहीं है, कैपिटल फंड होता है। तो हमें ना पता नहीं होता किससे क्या आया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्यों बना लेते हैं? हम कहते हैं हमारे पास ये एसेट थे ओपनिंग में, क्वेश्चन में जो भी दिए हुए होंगे, और ये लायबिलिटीज थी हमारे पास में। अब जो बच गया, बैलेंसिंग फिगर आ गई, उसको हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल फंड मान लेते हैं। इट इज टोटली ऑन एस्टिमेशन बेसिस। एस्टिमेशन बेसिस है ये, क्योंकि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारे पास डाटा है नहीं, तो हमने क्या किया, कैपिटल फंड निकालने के लिए, यानी कि जैसे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ना यहाँ पे कि ये तो मेरी बिजनेस की एसेट्स है, ये मेरी बिजनेस की आउटसाइडर लायबिलिटी है, बचा हुआ क्या है? मेरी कैपिटल है। ठीक इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, ये हमारे क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी है, और ये हमारा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाए एस्टिमेशन बेसिस पे। अच्छा, हो सकता है तुम्हें ओपनिंग बैलेंस शीट दी भी हुई हो, तो उस केस में हमारे को इजी हो जाएगा करना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमें काम करना होता है। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ था ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये फॉलोइंग इज द पोजीशन। लो मजा ही आ गया क्वेश्चन के अंदर, आया कि नहीं आया मजा? ये देखो कैपिटल फंड दे रखा है हमारा 7,93,000. So we need not to maintain opening balance sheet, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे को दी हुई है, और यहां पे हमारे को क्या दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि दिस इज नथिंग बट कैश अकाउंट, वेयर डेबिट साइड पे हम क्या कहते हैं सर, सारी की सारी इनकमिंग ऑफ कैश होती है, ठीक है, और ये सारी की सारी आउटगोइंग ऑफ कैश होती है, इनकमिंग ऑफ कैश और आउटगोइंग ऑफ कैश। चाहे ये करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे ये कैपिटलाइज नेचर की हो, चाहे ये रेवेन्यू नेचर की हो, ये सब दिया हुआ होगा, ठीक है सर। ओके, तो ये हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। You are required to prepare an income and expenditure account and balance sheet, ठीक है सर, हमें तो मालूम ही था। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन received in advance, membership subscription include 10,000 received in advance, ठीक है जी, ओके। आओ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, सर हमें ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बड़ा ही डर लगता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं कैसे डरोगे तुम। आओ आओ निकालें डर। देखो ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है सब्सक्रिप्शन येट टू रिसीव। मतलब मैंने अपने मेंबर्स की ऑब्लिगेशन लगा रखी, मैंने अपने मेंबर्स की ड्यूटी लगा रखी है, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए हर महीने आपसे, क्योंकि हम सबने मिलकर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना है। सोनू सूद टाइप बंदे मेरे पास में हैं, मैं खुद भी सोनू सूद टाइप बंदा हूं, ऐसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। तो येट टू रिसीव, मैंने सबकी ड्यूटी लगा दी। मेरे पास 500 मेंबर थे, 10 मेंबर ये थे, ऐसे 10 मेंबर ऐसे थे, कहते हैं हम तो ना अभी सब्सक्रिप्शन नहीं दे पा रहे सर। मैंने कहा इसका मतलब आपको देनी तो है। हाँ ठीक है, यहाँ ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, हमारी भावनाएं जागृत हो जाती हैं आउटस्टैंडिंग को देख करके। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होगा फ्यूचर में, ये हमारा एसेट है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ जी बिल्कुल, ये एक लायबिलिटी है। किसी मेंबर ने हमें ये बोला
कोई हमारा एक मेंबर था रतन टाटा टाइप्स, कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन भी पूरी की पूरी आज ही ले लीजिए। तो हम क्या कहते हैं, वो एक लायबिलिटी बन जाती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, ये एक लायबिलिटी है। ओके ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, मानते हो? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। यानी कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन येट टू रिसीव्ड मेरे क्वेश्चन में दिया होगा तो वो कहां से शुरू होगा, डेबिट से शुरू होगा। हाँ सर ये तो बातें हमें मालूम है, कुछ नई बात बताओ ना, तो फिर गलत क्यों करते हो? अब अकाउंट बनाएंगे, हम इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखेंगे। अभिनव बेटा ध्यान से देखो, तो क्या मैं सब्सक्रिप्शन येट टू रिसीव्ड जो ओपनिंग में रहा होगा उसको डेबिट साइड पे लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं टू बैलेंस बीडी, और यहां क्या लिख देता हूं, बाय बैलेंस सीडी। नहीं सर ऐसे मत लिखो आप ना, उसके नाम से ही बताओगे, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन से वाला, ओपनिंग वाला, और ये कौन सा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग ऑफ द ईयर। ठीक है सर। अब यहां मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस बीडी, और इधर लिख देता हूं टू बैलेंस सीडी। अब ये लायबिलिटी वाले काम हो गए, तो हम क्या कहते हैं, ये कौन से वाला होगा, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वाला होगा, और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वाला होगा क्लोजिंग वाला। ये कौन सा वाला होगा, ओपनिंग वाला। ठीक है सर, ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है सर। हाँ नहीं आ रहा हो तो बोलना। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी से सब्सक्रिप्शन रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होगी? सर बड़ी आसान एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना? हाँ सर, कैश अकाउंट तो बढ़ेगा ना जब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगी, बिल्कुल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय कैश अकाउंट। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर नहीं बोला मैंने, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोला, जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव की। ठीक है सर, तो यहां पे वो लिख देंगे। अच्छा, तो अब हमारी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे निकल करके आएगी, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे निकल करके आएगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन टू, पहले इसको समझ लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इसको कहां भेजेंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये ड्यू ड्यूरिंग द ईयर हुई है? एक बात बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम कौन सी वाली लिखते हो आप, जो करंट ईयर से रिलेटेड होती है, यानी कि मिली हो ना मिली हो लेकिन इतनी ड्यू हो गई हमारी इनकम, और वो कहां आती है, क्रेडिट साइड पे आती है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से निकल करके कहां पहुंचेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। और एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, बोलो बोलो, ड्यू सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या बन जाएगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मानते हो इनकम, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम थी, मानते हो ना? हाँ सर मानते हैं।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। देखो ये क्रेडिट साइड पे चार्ज हो गई है, ठीक है ना? ओके, ये है हमारे पास में सारा गेम। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। फिर मैं इस क्वेश्चन में जितने भी पर्टिकुलर्स दिए होंगे ना, इस पॉइंट के अंदर, इस अकाउंट के अंदर डाल के तुम्हें सब्सक्रिप्शन निकाल के दिखाऊंगा। जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ जी, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखते हैं। देखो जी, यहां दिया हुआ, पहले ना ऊपर से शुरू करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चेक कर लो जी, पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या येट टू रिसीव तो नहीं दी हुई? पिछला ओपनिंग वाला नहीं दिया होगा सर, कुछ नहीं दिया होगा। दिया होता तो उसको कहां डाल देते? ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर डाल देते। यानी कि यहां पे अगर दी हुई होती सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में, तो हम कहां डाल देते? सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डाल देते, ओपनिंग वाली ओपनिंग में। और अगर सब्सक्रिप्शन येट टू रिसीव दी हुई होती, उसको कहां डाल देते? सब्सक्रिप्शन अकाउंट की डेबिट साइड पे डाल देते, ठीक है ना? एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से। अच्छा, दिया नहीं हुआ तो क्या मैं यहाँ पे निल लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया निल, और इधर भी लिख दिया निल। ओपनिंग में कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। अब यहाँ पे कहता है कि हमने ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया और हमारे को सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए रिसीव हुई। भाई ये इनकमिंग ऑफ कैश ही होगा ना इस अकाउंट का नाम। तो 2 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई, मैंने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे मैंने लिख दिया सर 2 लाख रुपए। अब हमें नहीं पता कि ये करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से, या आगे आने वाले साल से। अच्छा ठीक है सर, यहां एडजस्टमेंट में दिया हुआ नीचे, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 10,000 इन एडवांस। 10,000 रुपए हमने एडवांस में रिसीव किया और एडजस्टमेंट में दिया हुआ, तो इसको ओपनिंग मानेंगे क्लोजिंग मानेंगे? अनलेस एंड अनटिल नॉट गिवन इन क्वेश्चन दैट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू ओपनिंग ऑफ द डाटा, वी विल अज्यूम दैट इट इज रिलेटेड टू क्लोजिंग ऑफ द डाटा। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट लास्ट में की जाती है 31 दिसंबर, ठीक है? तो हमने क्या मान लिया? 10,000 रुपए रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि यहां पे मैंने लिख दिया कितना रुपया? 10,000 रुपए, रुपीज 10,000, ये बैलेंस सीडी में, ठीक है ना? लायबिलिटी थी ना ओपनिंग वाली निल, क्लोजिंग वाली 10,000, और इधर बैलेंस सीडी में और भी कोई डाटा दिया नहीं हुआ तो ये निल लिख दिया मैंने। अब सब कुछ निल कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आ गया? यहाँ आ गया सर मेरे पास में 1,90,000 रुपीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। 1,90,000 रुपीज। ठीक है जी, तो 1,90,000 रुपीज मेरे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला है, इनकम साइड पे। ठीक, ओके डन, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे हम बना लेते हैं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो सर मैंने यहां पे लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना? 1,90,000 रुपीज। ठीक, ये मेरे वर्किंग नोट से आया था। ओके सर। अच्छा, पहला पॉइंट मेरा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था, पहला पॉइंट मेरा हो गया। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 एंड सैलरी 3,000 रुपीज। ठीक है सर। अब देखो रेंट किससे रिलेटेड है? एडजस्टमेंट, एक तो रेंट से रिलेटेड है और एक सैलरी से रिलेटेड है। रेंट कितना है? 88,000 है। 88,000 का रेंट था और अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब करंट ईयर का रेंट कितना होगा? सर करंट ईयर का रेंट मेरा कुछ ज्यादा रहा होगा। अभी तक मैंने
पे नहीं किया। तो मैंने रेंट कितना पे किया, 88,000 रुपीज, और सैलरी 66,000 रुपीज, और अभी भी कुछ बकाया था। देखो हमेशा ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, और क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं सारी चीजें बनाऊंगा। इधर देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एक सेकेंड, इसको भगाते हैं यहां से। ठीक है, ऐसे मैंने ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया। ऐसे मैं क्या बना देता हूं, अब एक इनकम, एक रेंट अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट बना देता हूं। ध्यान से सुनना, एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारे एक्सपेंडिचर समझ में आ जाएंगे। ये मैंने बनाया सर, मान लो रेंट अकाउंट। क्या रेंट एक्सपेंडिचर होता है, जल्दी से बताओ, या इनकम होता है? एक्सपेंडिचर। रेंट एक्सपेंडिचर है या इनकम है? सर वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि हमें रिसीव हुआ है या फिर हमें। हाँ, वो रिसीव हुआ है या हमने पे किया, उससे पता लगेगा हमारे को क्या क्या है। अच्छा, एक मिनट के लिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि रेंट पेड है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है, ये सही है या फिर वो इनकम भी हो सकता है? बोलो बच्चों, जवाब दो। सर रेंट पेड तो एक्सपेंडिचर ही होगा। सर ऐसे तो एक्सपेंडिचर ही है, अगर हम एडवांस नहीं सर, एक्सपेंडिचर ही होगा किसी भी तरह से। देखो अनामिका जी बिल्कुल सही जा रही थी, उसके बाद में अपना कॉन्फिडेंस लूज करके गलत चली गई। एकदम सही जा रही थी, एकदम सही जा रही थी। अब अनामिका जी शांत रहिएगा, अब मैं बताता हूं। ये देखो क्या कहना चाह रही थी पहले अनामिका जी, कहते सर सुनो, रेंट पेड है, आपने कह दिया रेंट पेड, और हम अगर मान ले इसको अपने मन में कि ये एक्सपेंडिचर है, तो हम गलती पे है। क्यों? क्योंकि सर रेंट पेड, हम कौन से ईयर में खड़े हुए, मान लो 2018 में खड़े हुए। अगर मैं कहूंगा लास्ट ईयर का, अगर मैं कहूंगा करंट ईयर का, अगर मैं कहूंगा फ्यूचर ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, ठीक है जी, ओके। तो लास्ट ईयर का रेंट पे किया है हमने, हाँ सर ये हमारी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन करंट ईयर का रेंट पे किया है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। और फ्यूचर ईयर का रेंट पे कर दिया है सर, ये हमारा एसेट है। और यहाँ पे लास्ट ईयर का हमने पे कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई थी, ओपनिंग लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। ये है इनके नेचर। हम ये नहीं कह सकते कि रेंट पेड है, उसका मतलब हम पता है मान क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं रेंट पेड बोल रहा है ना क्वेश्चन, तो वो करंट ईयर की ही बात कर रहा होगा। और 99% क्वेश्चन में होता भी ऐसे ही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, पूरी सच्चाई नहीं है। तो अब अच्छा सर, अब हमें समझ में आ गया है, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप एक बार लिख दीजिए ताकि हम लिख लें। बिल्कुल सर, अगर मैं लिखता हूं रेंट पेड इन एडवांस, तो ये क्या है, ये मेरा एसेट है। अगर मैं कहता हूं रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है सर, समझ गए? तो क्या, अच्छा एसेट का कौन सा बैलेंस होता है सर, सब जानते हैं। आप हमें बार बार शर्मिंदा क्यों करते हैं ऐसा पूछ के? नहीं मैं तो करूंगा। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं टू बैलेंस बीडी, और यहां लिख सकता हूं बाय बैलेंस सीडी, और क्या यहां लिख सकता हूं बाय बैलेंस बीडी, और क्या यहां पे लिख सकता हूं टू बैलेंस सीडी? सर इसका नाम भी लिख दो एक बारी, हमारे को इजी रहेगा कि ये कौन से रेंट की आप बात कर रहे हो। अभी लिख देता हूं, एक सेकेंड, ये लो, ये कौन सा रेंट है, ये कौन सा रेंट है, प्रीपेड रेंट।
प्रीपेड ओपनिंग रेंट और ये प्रीपेड क्लोजिंग रेंट। ठीक है जी, और ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग रेंट और ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रेंट। हाँ सर, अब अच्छा फील कर रहे हैं हम, अब ठीक लग रहा है। ये 4 एडजस्टमेंट के अलावा क्वेश्चन आपसे कोई 5वां पॉइंट नहीं पूछ सकता, तो टेंशन मत लेना। अच्छा सर ठीक है, आगे देखो। अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश बुक वाला, तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ सर बिल्कुल यही होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे टू कैश अकाउंट? हाँ सर बिल्कुल लिख दो, रेंट पेड जो कैश बुक में दिया हुआ। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी हमारे पास में? बाय बैलेंस सीडी, जिसे आप कह रहे हो ना, जो आपका सीडी होगा वो क्या आ जाएगा? वो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, ये कौन सा वाला ये भी बता दो, इसको क्या कहते हैं? ये है रेंट ड्यू। जैसे माउंटेन ड्यू होती है ना, ऐसे ये रेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। बस सर, क्वेश्चन में तो इतना कुछ दिया नहीं हुआ था, आपने ये सब कुछ क्यों लिख दिया? ताकि अगर दिया हुआ हो तो तुम परेशान ना हो। ये 4 एडजस्टमेंट भी अगर तुम्हारे पे टूट पड़े तो भी तुम धराशायी नहीं होगे, अगर तुम्हें ये रेंट अकाउंट बनाना आता है तो, अगर इनके मतलब पता है तो। अब आओ, मेरे क्वेश्चन के अंदर रेंट क्या दिया हुआ देखें जरा। ये देखो, यहां दिया हुआ रेंट 88,000 रुपीज, ये रेंट पेड है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है इधर लिख सकता हूं 88,000? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है सर एडजस्टमेंट के अंदर, कहां गया? हाँ, कि रेंट आउटस्टैंडिंग था 4,000 रुपए। ठीक है सर, रेंट आउटस्टैंडिंग था 4,000 रुपए और ये क्लोजिंग है। क्यों क्लोजिंग है? क्योंकि सर एडजस्टमेंट तो लास्ट में ही दी हुई होती है। कितनी? 4,000 रुपए। 4,000 रुपीज है कि नहीं है? हाँ सर, बोलो क्या था? एक सेकेंड, ये तो मैंने प्रीपेड में लिख दिया, सॉरी। प्रीपेड नहीं था ना, एडवांस था। यहाँ पे क्या था? एडवांस था या आउटस्टैंडिंग था? अच्छा, आउटस्टैंडिंग को तो फिर क्रेडिट पे लिखना चाहिए ना। हाँ सॉरी, हो जाती है कभी कभी गलती, भावनाओं के वेश में आकर के मैंने गलत साइड पे लिख दिया। 88,000 4,000, इसको यहां से थोड़ा सा हटा रहा हूं, आप लोगों ने उम्मीद है लिख लिया होगा। थोड़ी थोड़ी चीजों को हटा। अब एक बात बताओ, हम ना रट्टे मारते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ दिया हुआ होगा ना उसको ऐड कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर दिया होगा ना उसको लेस कर देंगे। क्यों मारना है रट्टा? अब रट्टा मारने की कोई वजह हमारे पास नहीं है। चलो लगवाता हूं रट्टा पहले और उसके बाद पूछता हूं कि बोलो तुम्हारा रट्टा बढ़िया या मेरा अकाउंट बढ़िया। लगवाता हूं रट्टा, लिखो अपनी कॉपी के अंदर कि एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, लिखो, सब लिखो, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, कहीं भी लिख दो, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है सर, फिर लिखो एड ओपनिंग प्रीपेड ड्यूरिंग द ओपनिंग प्रीपेड, एड ओपनिंग प्रीपेड और लेस क्लोजिंग प्रीपेड। अब हमने ये साइन लिख दिए और इसको याद कर लिया, और क्वेश्चन अगर आ गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, तो हमारी बल्ले बल्ले। और अगर इसका रिवर्स वाला आ गया तो फिर हमारी थल्ले थल्ले। इसका
एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था तो हम रेल में, वरना हम जेल में। नहीं मारने मुझे ऐसे रट्टे, नहीं मारने मुझे ऐसे रट्टे। ऐसी कसम मैंने क्लास 12th में खाई थी कि ना मैं याद करूंगा, ना रट्टा मारूंगा, और ना ही इसका रिवर्सल मुझे करना। टीचर्स क्या कहती हैं इसको, अगर ये वाला क्वेश्चन है ना इसका रिवर्स कर देना, फिर हम ना पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा उस केस में तो ऐड ये होता था, तो इस केस में लेस ये होगा। आधे घंटे रट्टा मारने के बाद हमें हमारा जवाब मिलता है, जबकि छोटा सा एक पॉइंट होता है। तो हमें रट्टा मारना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मारना सर, हम मारेंगे ही नहीं रट्टा। तो हम तो ये अकाउंट बनाएंगे। अब अगर बेस दिया होगा, अगर कैश अकाउंट दिया हुआ होगा ना, अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होता, ये यहां नहीं होता, तो ये यहां होता, ये यहां होता, तो हमारा क्या हो जाता, माइनस। पता है ये ना बेस बदलने की वजह से ऐसा हो जाता है कि ऐड और लेस। देखो हम बचपन में खेलते थे ना, कि जो हमारे साथ में पुगम बुआई करते थे जब हम छोटे थे ना, मैं छोटा था, पता नहीं तुम लोगों ने किए कि नहीं किया, छुपन छुपाई खेलते थे, उससे पहले पुगम बुआई करते थे। तो ये क्या होता है, उसमें हम कहते थे मिला मिला साथी, ना मिला सो चोर। तो इसके अंदर ये देखो, ये दो मिल गए, ये साथी हैं, इसलिए ये साथी हैं, एक साइड खड़े हैं ना, इसलिए इनको मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर कोई अपोजिट साइड खड़ा होता है ना, उसको हम चोर मान करके लेस कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर, ये पॉइंट है, ये ऐसा होता है इसके अंदर। तो हमें ना ऐड लेस याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी नहीं सर, मैं तो अपनी ब्रीड का पक्का हूं, मैं तो नलायकी की ब्रीड में रहना चाहता हूं, तो लिख आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर ऐड, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर लेस, और प्रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ऐड, और प्रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर लेस। इफ क्वेश्चन is related to income and expenditure account, and if question is related to receipt and payment account, यानी कि हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो सर फिर रिवर्स हो जाएंगे सारे के सारे साइन, क्योंकि हमारा बेस बदल जाएगा ना, क्योंकि वो इधर से उठ करके 88,000 इधर आया। हाँ जी सर, हाँ ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट भी आ सकता है, रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। ठीक है जी। देखो मनीष कह रहा है अकाउंट अच्छा है शॉर्टकट से, हाँ बिल्कुल सही। तो ये अकाउंट है ना, इसमें आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, और कोई लर्न नहीं की चीज, कोई याद ही नहीं की कोई चीज, तो उसको भूलेंगे कैसे। तो ये बढ़िया है, ये बढ़िया। तो चलो अब मेरे क्वेश्चन के अंदर बाकी सारी जगह पे क्या लिख देते हैं, नील नील नील। अब शालिनी जी मन में सोच रही होंगी, अगर यहाँ पे होंगी, इतना बड़ा बनाना पड़ेगा क्या, हमें एक दो एडजस्टमेंट के लिए इतना बड़ा बनाना पड़ेगा क्या, नहीं बना, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। अरे मुझे पता है कौन कब कहाँ क्या सोचता है। तो इतना बड़ा आपको नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंडिचर, therefore it should be added to current year due expenditure, current year due expenditure, क्योंकि हमें पे करने चाहिए थे टोटली कितने, 92,000, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 92,000, और यहाँ पे ये नील गलती से लिख दिया मैंने भावनाओं के वेश में आकर के, यहाँ पे कितना लिख दूंगा 92,000, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब सर हर एक्सपेंस के लिए आप यही बना सकते हैं, हर एक्सपेंस के लिए जो आपको एक्सपेंस दिखाई देता है ना कि रेंट हमारा एक्सपेंस है, देखो मैंने प्रूव कर दिया वो एक्सपेंस नहीं, एसेट और लायबिलिटी भी हो सकते हैं। समझ में आई बात। तो हम ये कहते हैं कि सर हर एक्सपेंस का इसी तरीके से अकाउंट बन सकता है। चलो अच्छा आगे चलते हैं। अब ऐसे तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं सर एक्सपेंस साइड पे क्या अपने पास में 2 रेंट अकाउंट कितना सर 92,000। ऐसे ही मैं क्या कह सकता हूं, रेंट था और दूसरी क्या चीज थी नीचे, सैलरीज। तो 2 सैलरीज, 2 सैलरी अकाउंट अपने पास में कितना है, यहां सैलरी दी हुई है कितनी 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 दिखाई नहीं दे रहा मुझे, 66,000, हाँ मैं नहीं देखा, और 66 में आउटस्टैंडिंग है 3। तो करंट ईयर की ड्यू कितनी है
66 प्लस 3, क्योंकि जो पे नहीं किया वो ड्यू तो हो गया था ना, और ये हमारे को ड्यू बेसिस पे ही बनाना है 69,000। तो मैंने यहां लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं ऑन ड्यू बेसिस ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वो आगे जगह नहीं बची तो मैंने ऐसे गूगी मार दी। अच्छा, ये हो गया कि निपटारा पहली दो एडजस्टमेंट्स का। आओ जी तीसरी वाली के पास जाएं। बुक्स टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% इंक्लूडिंग एडिशन। इलेक्ट्रिकल फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर आर आल्सो टू बी डेप्रिशिएटेड बाय सेम रेट। अच्छा, यहां पे ना एक चीज लिखी हुई है इंक्लूडिंग एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो प्लांट एंड मशीनरी में हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करते थे, टाइम पीरियड दिया हुआ होता ना, टाइम पीरियड के हिसाब से लगाते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एडिशन, तो पहले ना ओपनिंग बैलेंस शीट के पास चलेंगे, बोलेंगे हाँ भाई ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बता कितनी बुक्स थी हमारे, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट बता हमारे पास में कितनी बुक्स थी ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग में, ड्यूरिंग द ईयर नहीं, ओपनिंग में कहते हैं सर 4 लाख रुपीस की थी। अच्छा, जो हमने परचेज किया वो हमारी क्रेडिट साइड पे होंगी, हाँ सर बिल्कुल होंगी, 60,000 ये। तो टोटल हमारे पास में कितना है, 4,60,000 रुपीस। ठीक है सर, तो 4,60,000 के ऊपर हमारा 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो मैं क्या लिख देता हूं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 4,60,000 का 10% कितना हो गया, 46,000 पूरे के ऊपर लगा दिया हमें। उसने बोला नहीं है ना कि डेट वाइज लगाना, तो 46,000 लगा दिया। ठीक है, अब है ना लगे हाथों में एक काम करते हैं, एक है ना अपनी बैलेंस शीट भी खोल लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसको हटा दो सबको, ये हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था, इसको भगा देते हैं यहां से। अच्छा, और इसकी जगह पे प्यारी सी गंदी सी बैलेंस शीट बना देते हैं। ठीक है, और ऊपर हेडिंग डाल देते हैं बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो क्लब, जो भी हो, एज एट 31 मार्च 2018। और यहां पे हमने क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी और सर आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी कितना कितना था, फर्स्ट के अंदर 4,000 और 3,000। रेंट था 4,000 और ये था 3,000। और सब्सक्रिप्शन के बारे में भी लिख देता हूं, रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी एक लायबिलिटी है। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना, 10,000 रुपीज, लो ये भी लिख दिया। ऐसे मत करना तुम एग्जाम में कभी तुम सब्सक्रिप्शन प्रॉपर ना लिखो, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लिखना है, मैंने केवल समझाने के लिए बोला। ठीक है सर, ठीक है, हमें समझ में आ गया। और डेप्रिशिएट होने के बाद में हमारे पास में बुक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, हम ऐसे लिखेंगे तमीज से, बुक्स ओपनिंग कितनी थी हमारे पास में, सर 4,60,000 रुपीज। सर ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज की और फिर हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग में थी 4 लाख रुपीस की, ड्यूरिंग द ईयर परचेज की 60,000 की, और 46,000 हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो कितना आ गया बैलेंस रिमेनिंग, बताओ मेरे को जल्दी से बता दो, नहीं बताओगे? 4,00,000। 4,14,000। यस सर। ठीक है, चलो बुक्स का काम तो हो गया, थर्ड का पॉइंट भी हो गया। थर्ड पूरा नहीं हुआ भी, आओ इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर आर आल्सो डेप्रिशिएटेड एट सेम रेट। आ जाओ जी चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कितने के थे, पहले ओपनिंग के पास में जाएंगे। 4,74,000। इलेक्ट्रिकल फिटिंग 1,50,000 थी, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ एक्सपेंडिचर किए थे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस 72,000 थे, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर के, ठीक है ना, तो 1,50,000 के ऊपर ही लगेगा। वो चार्जेस हैं, वो फिटिंग्स नहीं है। दो तरीके की चीजें हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा, छोड़े हो जाते हैं मेरे से, हमें कैसे पता लगेगा, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये क्या मतलब है, इसका मतलब है
तुमने पंखा लगाया, उसके अंदर छत के अंदर से वायरिंग गई, वन टाइम है? हाँ सर वन टाइम है। तो ये क्या है सर? ये कैपिटलाइज नेचर का है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ये फैन की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है, कैपिटलाइज नेचर का है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। अच्छा, एक लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। आए दिन मेरे घर में ना छुटपुट ये क्या नाम है स्विच वगैरह खराब होते रहते हैं। कल मेरे घर की डोरबेल भी खराब हो गई थी, उसका एक बटन खराब था, तो पूरे का पूरा सेटअप निकाल करके बाहर फेंक दूं? कैपिटलाइज नेचर का नया खर्चा कर दूं? पैसा बहुत है, प्यार चाहिए। जरूरत क्या है सर हमारे को? हम तो छोटा सा खर्चा करेंगे। नया स्विच लेकर के आया 20 रुपए का, वहां लगवा दिया। रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, क्योंकि वो आए दिन ऐसे खर्चे होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस रेवेन्यू नेचर के हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कैपिटलाइज नेचर की है। हाँ, हो सकता था कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया हुआ होता इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ड्यूरिंग द ईयर। उसका मतलब क्या होता? पहले से मेरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1.5 लाख रुपए की थी, अब मैंने 10,000 रुपए इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जो कि कैपिटलाइज नेचर का है, के ऊपर और खर्च किया है। टोटल डेप्रिसिएशन लगता 160 के ऊपर, लेकिन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो मुझे क्यों पंगे लेने? अच्छा ठीक है सर, हम समझ गए। आप उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैं देखता हूं तुम यही गलतियां करते हो। अच्छा, तो चलो पहले यहां पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स या फिटमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। कितने की थी? 1,50,000 की ओपनिंग थी। इसके ऊपर सर 10% हमने लगा दिया, तो अपना 15,000 रुपीज आ गया। चलो अब लगे हाथों बैलेंस शीट में जाते हैं। हाँ एक सेकंड बेटा, वो मेरे को मालूम है जो तू कहना चाहता है, बाकी मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं इसको, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ओपनिंग में 1,50,000 की थी, माइनस किया 15,000 रुपए, तो डेप्रिशिएट होकर के 1,35,000 की बची है। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे हमारे को और दिखाई दे गए, तो चलो इसको भी हमने साथ के साथ कर दिया। वैसे मत करो अभी साथ के साथ, जब जनरल लिस्ट बनाएंगे ना उसी के अंदर आएंगे। तो ये जो था ना इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमारी एडजस्टमेंट से रिलेटेड नहीं था, क्योंकि इसका रेवेन्यू नेचर है। चलो तो हम इसको बाद में ही करेंगे। ठीक है सर, और एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। और एडजस्टमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 75% ऑफ एंट्रेंस फी इज कैपिटलाइज्ड नेचर, इज टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है सर, आपने काम कर देंगे। कैपिटलाइज्ड नेचर का कहां आएगा? लायबिलिटी साइड पे आएगा। एंट्रेंस फी चेक करो, हमें एंट्रेंस फी रिसीव हुई होगी ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो, ये लिखा हुआ, ये 30,000 रुपए की एंट्रेंस फी हमें रिसीव की है। 75,000 कैपिटलाइज्ड नेचर की है, तो 25,000 की आएगी रेवेन्यू नेचर की है। तो रेवेन्यू नेचर वाला कहां था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? बाय एंट्रेंस फी। कितने की थी? कितनी थी? 30,000 का 25% कितना हो गया? बता दो, बता दो। नहीं बताओगे? 7,500। अच्छा, और यहां बैलेंस शीट में गया और एंट्रेंस फी लायबिलिटी साइड पे लिख दिया। सर 30,000 रुपीज का 75% कितना हो गया? ये 22,500। 22,500। यस सर। जरा चेक करना एक बारी। सही है सर। चलो सही है तो ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम। ठीक है सर, इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड डाल दिया ना, तो टाइम पीरियड के हिसाब से तो इंटरेस्ट मिलेगा। 40,000 रुपए के लिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी फुल ईयर का मिलना है 5%, और 5% मिलना है किसके ऊपर? 40,000 रुपए के ऊपर। चलो आओ पहले सिक्योरिटीज के ऊपर चलते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में हम गए, हमारे पास में कितने की इन्वेस्टमेंट थी सिक्योरिटीज के अंदर? सर 1,50,000। ठीक है ना?
और हमें 40,000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये रहा, ये देखो लिखा हुआ, नहीं इन्वेस्टमेंट ऑन सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, वो तो पेमेंट है हमारी, हाँ पेमेंट है, यानी कि ये हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट होगी, न्यू इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा ठीक है सर, अब ना फिर भी एक बार चेक कर लो कि क्या हमारे पास में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट आया है, क्या हमारे पास में कुछ अमाउंट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का आया है? हाँ सर बिल्कुल आया, 8,000 रुपए रिसीव हो गया। तो रिमेनिंग जितना भी टोटल बनेगा ना, मतलब पहले अपन को क्या करना है, ओपनिंग के ऊपर 5% देना है, इस 40,000 रुपए के ऊपर 6 महीने का देना है, टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट में से 8,000 रिसीव हो गए, यानी कि रिमेनिंग येट टू रिसीव्ड है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एसेट बन जाएगा। नहीं सर ऐसे नहीं समझ में आता, आप लिख के बताओ। हाँ मैं लिख के बताऊंगा, बिल्कुल लिख के बताऊंगा। यहां करते हैं सर एक वर्किंग नोट, और जल्दी से बना लेना मेरे साथ, मैं इसको मिटा दूंगा वरना। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ओपनिंग वैल्यू, सर ओपनिंग वैल्यू थी 1,50,000, ठीक है, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर वो थी अपना 40,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना बना, 1,50,000 के ऊपर 5% पूरे साल का, और यहां पे 5% 6 मंथ्स का, 6/12। टोटल अमाउंट कितना आ गया सर 8500। टोटल बता रहे हैं ना? यस सर। 8500। चलो बच्चे ने मेरा काम आसान कर दिया, जो भी आएगा व्हाट्सएवर माइनस कर देंगे इसमें से। ये क्या है, अच्छा ये है क्या, ये है सर हमारी इनकम फॉर करंट ईयर। तो इसलिए ये कहां चली जानी चाहिए सर, ये चली जानी चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सी साइड पे सर, इनकम साइड पे। अच्छा जो हमें मिलना था हमें नहीं मिला, आउट ऑफ दिस 85,000 वी रिसीव्ड, कितना रिसीव किया था, 8,000 रिसीव कर लिया था। अच्छा एक बार चेक करो, 8,000 रिसीव कर लिया। तो 500 येट टू रिसीव, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एसेट बन जाएगा। तो मैं जाता हूं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और वहां पे लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और ये कहीं हवा में से नहीं आया, वर्किंग नोट में से आया मेरा आंसर। तो इसमें लिख दूंगा वर्किंग नोट, कितना मैंने कमाया था 8500, रिसीव हो गया 8,000, और 500 रुपए अभी भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट येट टू रिसीव है, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितना, 85 ही तो लिखा मैंने, 8500 ही आएगा। हाँ पूरे साल की इनकम आएगी, और पूरे साल में से जो नहीं रिसीव हुआ, देखो इनकम तो ये पूरी की पूरी इनकम करंट ईयर की है ना। अगर इसके अंदर कुछ पिछले साल का भी इंक्लूडेड होता, जो इस साल हमें मिला होता, तो हम नहीं लेते। अगर यहाँ लिखा हुआ होता ना 1 मिनट के लिए कि 8,000 रुपए के अंदर, ऐसा लिखा होता इंक्लूड ₹1,000 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, आया मजा सर। हाँ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, आप उसको बना दो, समझाने का काम है मेरा, मैं तो बनाऊंगा। प्रत्युष ने उंगली की है, इसको मारो, इसको गाली दो। सुनो तो मैं क्या कहता हूं, यहां पे अगर लिखा हुआ होता 1,000 रुपए रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, तो क्या होता, इसका मतलब इस साल हमें 7,000 रुपए मिले हैं। बनते कितने थे,
8500 85 बनते थे, 7 मिल गए, 1500 रुपए अब एसेट बन जाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसको भगा देता हूं। अच्छा, तो यहां पे क्या लिख देता हूं, एसेट हो जाएगा 500 रुपए का। तो 8500 तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारे पास में ओपनिंग में? 1,50,000 पक्का? 1,50,000। हाँ 1,50,000 इन्वेस्टमेंट 1,50,000। एक्चुअली मैं भूल जाता हूं ना ऊपर लिख करके। परचेज 40,000, एक्रूड इंटरेस्ट सर 500, ये 1,90,000। 1,95,000 नहीं, 1,90,500 अगर टोटल करके लिख रहा है। अच्छा जी, हो गया ये। आगे चलते हैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड, और कुछ बचा ही नहीं। लो जी, हो गया। अब आ जाओ, अब देखते हैं सर, करंट ईयर का ये डाटा दिया हुआ है, ओपनिंग कैश दिया हुआ है। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं आना चाहिए? नहीं सर, कहीं नहीं आना चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो चलो बैलेंस शीट के पास गया मैं, और यहां पे मैंने लिखा जी कैश और बैंक। ये नंबर 1, ये नंबर 2 कैश, और ये नंबर 3 बैंक। कितना कितना था इसमें? था हमारे पास में 25,000 और 25,000 ईच। तो ओपनिंग में जितना है उतना ही हमारे पास में क्लोजिंग में है। नहीं, एक सेकेंड, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास में कैश और बैंक, हाँ 25-25 ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो उस हिसाब से ठीक है। तो ओपनिंग वाला तो ओपनिंग बैलेंस शीट में गया हुआ है, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो क्लोजिंग कैश कितना है हमारे पास में? 20,000 और 11,300। ठीक है, तो ये ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में गया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे ये क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालूंगा, 20,000 और 11,300। ये रहा 20,000 और 11,300। ठीक है, ये कैश का बैलेंस और ये अपना बैंक का बैलेंस। नंबर 4 पे लिखा हुआ बुक्स, नंबर 5 पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। अच्छा, और फिर क्वेश्चन के पास में गए, ओपनिंग कैश कर दिया सर हमने, दोनों का, क्लोजिंग कैश का भी कर दिया हमने। एंट्रेंस फी दी हुई है, हो चुका है इसका? हाँ सर हो चुका। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, हाँ सर इसका भी हो चुका। सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड पेपर इज 100% डेप्रिशिएबल आइटम। तो हम क्या कहेंगे, पूरे का पूरा प्रॉफिट है और करंट ईयर से रिलेटेड है। हम यहां पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ पेपर। कितना था 1,500 रुपए। अब देखो मेरे पास स्पेस है नहीं ना, तो मैं इसको यहां से भगा रहा हूं। ठीक है, 1,500 रुपए। अच्छा, आगे लिखा हुआ है हायर ऑफ लेक्चर हॉल। ये क्या बात हुई सर, इससे हमें इनकमिंग कैसे हुई? सर सुनो, हायर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड नहीं बोला, कंफ्यूज करने के लिए बोलता है, नालायक है क्वेश्चन। हायर वर्ड क्यों बोला? हमने हायर पे दिया है, किसी ने हायर किया है, हमारी तो इनकम है ना, इनकम ही हुई है तो इनकम ही होगी ना। हाँ, यहाँ पे लेंट होना चाहिए था कि हमने दिया है। दुष्ट है, इनको अंग्रेजी का विशिष्ट ज्ञान नहीं है। खैर, हमें तो पता लग गया सर कि 20,000 रुपए। बोलो रेवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटलाइज नेचर के हैं? सर रेवेन्यू नेचर के, आमतौर पे हम देते ही रहते हैं। अब एक बार ये चेक कर लो, यहाँ पे क्या नाम है, कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऐसे ना दिए हुए हो, इलेक्ट्रिकल चार्जेस या कोई भी ऐसे चार्जेस ना दिए हो जो रिलेटेड टू हॉल हो। यहाँ चेक कर लो,
दिए हुए क्या? नहीं दिए हुए सर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं पूरा का पूरा हॉल से हमारी 20,000 रुपए की इनकम आएगी? तो मैं यहाँ क्या कहता हूं, मैंने ऐसे लिखूंगा इसको, बाय रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हॉल। हाँ सर ठीक है, 20,000 ठीक है जी। आगे चलता हूं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हम कर चुके हैं, अब दोबारा थोड़ी करेंगे। तो ये सारी कंप्लीट हो जाती है साइड, ठीक है जी। ये सारी की सारी हमारे पास में कंप्लीट हो जाती है इनकम साइड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस सर रेवेन्यू नेचर के हैं, चलो पहले लिख लेते हैं इनको। सर ये रेवेन्यू नेचर के आने चाहिए, हाँ सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगे। पोस्टेज सर ये भी रेवेन्यू नेचर की है। टेलीफोन चार्जेस सर ये भी रेवेन्यू नेचर के हैं। बुक्स परचेज सर कैपिटलाइज नेचर की है, इसको हम एडजस्ट कर चुके हैं, अपनी बैलेंस शीट में ले चुके हैं, दोबारा मत कुछ करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 7,000 रुपए। हाँ जी, इसका क्या करेंगे प्लीज मेरे को कोई बताओ। कौन सा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 7,000, और ऊपर भी देख लो बैलेंस शीट, एक्सपेंसेस पेबल 7,000 रुपए। यहाँ पे भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी लिखे हुए। हाँ, वो कह रहा है, प्रत्युष बैठा हुआ मेरे पास में, यहाँ कह रहा है, कहता सर हमने ना एक पास्ट ईयर की लायबिलिटी पे की है, ओपनिंग में दी हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, ओपनिंग की लायबिलिटी थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए थी, आई हुई है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हाँ ठीक है सर। और इस साल हमने पे ऑफ कर दिया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो कैश अकाउंट के अंदर भी आया हुआ है। हाँ सर आया हुआ है। क्या ये रिलेटेड टू करंट ईयर है? नहीं। और हमने क्या कसम खाई है, रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंडिचर ही हम कहां लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, ड्यू बेसिस पे लिखेंगे। तो ये क्या आने चाहिए? नहीं सर ये नहीं आने चाहिए, तो इनको भगा दो। लेकिन 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 अगर यहां लिखा हुआ होता ना ऊपर, सर ये क्यों करते हो आप ऐसा, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। अगर यहां लिखा होता, ध्यान से सुनो, यहां लिखा होता 8,000 और यहां पे पे हुए होते 7,000, तो अभी भी पिछले साल का कुछ बकाया था जो अभी तक हमने पे नहीं किया, और वो हमारी अभी भी लायबिलिटी है, तो उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,000 रुपए लायबिलिटी साइड पे लिख देते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। अच्छा, तो मैं इसको अब ठीक कर देता हूं। तो इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू पास्ट ईयर, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर या फिर पास्ट ईयर। ओके सर। रेंट कर चुके हैं, हाँ सर कर चुके हैं, उसका दोबारा थोड़ी ना करना है। इन्वेस्टमेंट ऑन सिक्योरिटी, हाँ ये भी कर चुके हैं सर। इन्वेस्टमेंट ऑन इन सिक्योरिटीज ये भी हो चुका है, बैलेंस शीट में जाना चाहिए। सैलरी वो भी कर चुके हैं, क्लोजिंग कैश वो भी कर चुके हैं। हमारे को लिखना क्या है यहाँ पे लिखना है एक तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, पोस्टेज और टेलीफोन। ठीक है ना प्रत्युष, याद दिला दियो मेरे को। मतलब मैं जा रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या क्या लिखूंगा, टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और क्या लिखूंगा, टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी, और टू टेलीफोन। और टू टेलीफोन। इलेक्ट्रिकल चार्जेस 7,200 के, 5,000 के पोस्टेज और 2,000 रुपए टेलीफोन चार्जेस। ठीक है ना, ये है ये हमारे पास में। ठीक, अच्छा एक बारी फिर भी कंक्लूड करने से पहले चेक कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, एक बारी चेक कर लो कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ जी 5,000 है वो, अच्छा हमने गलत लिख दिया क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी, ये 5,000 रुपए, और पोस्टेज कितना है? पोस्टेज 5,000, दोनों 5,000 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है और कॉपी तुम्हारे हाथ में है, फटाफट से देख लो। बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया हुआ 50,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, वहां पे पॉइंट्स के अंदर दिया हुआ था, उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिकल फिटिंग फर्नीचर्स के ऊपर हमने कंसंट्रेट नहीं किया था, सेम रेट से ही लगेगा 10% के हिसाब से, तो 50,000 रुपीज दिया हुआ है, तो
तो इसके ऊपर हम लगा देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओपनिंग में हमारे पास 50,000 था और ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किया नहीं है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं कैश बुक में जाके, नहीं किया, ठीक है जी। तो 5,000 के ऊपर ही 10% लगा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 50,000 के ऊपर 5%, 5,000 रुपीज। अब क्रेडिट साइड का टोटल चेक कर लीजिए, 2 10। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और ये हमारी बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट कह रहा हूं, बैलेंसिंग फिगर है, वो आ रही है 16,700, डेफिसिट आ रहा है, तो ये कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा। अब कैपिटल फंड हमारे को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ था 7,93,300 था, 7,93,000 का, हाँ ठीक है। और इसको हम बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे 7,93,000, इसमें से डेफिसिट माइनस किया 7,76,300, हमने कैपिटल फंड हमारा नेट आ गया। टोटल साइड ऑफ लायबिलिटी साइड कितना है, 8,15,800, और यहाँ पे एक फर्नीचर और लिख लेना, डेप्रिसिएशन माइनस करके 45,000 आ जाएगा फर्नीचर, और ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर की हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। एक क्वेश्चन है ये, इसके अंदर भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। यहां सब्सक्रिप्शन दी हुई है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। यहां सब्सक्रिप्शन दी हुई है, हमारा ईयर कौन सा है, मार्च 2018, यानी कि कौन सा वाला, 17-18, ठीक है, 17-18 दिया हुआ है हमारा ईयर। ये क्वेश्चन की गलती भी हो सकती थी, हाँ इसको बीच में लिखना चाहिए था, और पिछले 2 साल का डाटा दिया हुआ है। एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूं, कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है इसमें। आओ देखते हैं, यहां लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन है, हमारा ईयर 17-18 ही है, 7,500 की हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है इस साल के लिए। पिछले 2 सालों में 2015-16 की 4,500 रिसीव हुई है और 16-17 की 2,11,000 रिसीव हुई है। हिंदी भाषा का उपयोग करते हुए मैंने आप लोगों को बताया, पिछले 2 सालों की बात हुई और इस साल पिछले 2 सालों की सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई। 2015-16 से रिलेटेड 4,500 और 16-17 से रिलेटेड 2,11,000 रुपए, और इस साल मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 7,500। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ है, कहता है हमारे पास में ना 450 मेंबर्स हैं और सबकी एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 है। तो अगर मैं कर देता हूं यहां पे 4,500 और 450 इंटू 500, तो ये मेरी टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू निकल करके आ जाती है। हर मेंबर को 500 रुपए देने चाहिए थे, तो टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू मेरी कितनी आ जाती है, बताना सर। 22,500 माइनस 7500 नहीं, 22,500 माइनस 7500 नहीं, 2 लाख। हे भगवान प्रत्युष, नहीं करना बेटा ऐसा, मैंने जितना पूछा उतना बताओ। 22,50,000 22,50,000 नहीं, 2,25,000। देखो 3 स्टेटमेंट चेंज कर ली अभी तक इस लड़के ने। 2,25,000 रुपए, चेक कर लेना आप लोग भी। 45 2 90 और 90 2 180, और 180 में अगर 45 हम इंक्लूड करते हैं तो 225 ही आते हैं। इस तरीके से मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन तो कर सकता हूं। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, इसके आगे हम लिख लेते हैं सर, ये हमारी सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2017-18 है। हमें डाटा मिल गया, मुबारक हो। इसका मतलब हमें ये पता लग गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास में कितना अमाउंट आना है, 2,25,000। अब वो बच्चे जो मुझे कहते हैं सर स्टेप्स के मार्किंग तो होते हैं ना,
डांस इंडिया डांस चल रहा है यहाँ पे, तो स्टेप्स की मार्किंग होती है या नहीं होती है? तो उनका एक स्टेप तो सही हो गया। अब अगर गलती नहीं, अगर गलती होगी तो सर वो बैलेंस शीट के अंदर ही होगी, तो उनका एक स्टेप तो ठीक पड़ गया। ऐसे पूछते हैं ना बच्चे, बेचारे डरे हुए होते हैं, क्या करें, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम पूरा का पूरा डांस ठीक कर लेंगे। वो कहते हैं स्टेप्स के नंबर होते हैं, एक स्टेप हमने ठीक किया, दूसरा स्टेप गलत किया, तो एक स्टेप के नंबर तो ठीक दो। तो ये एक स्टेप उन बच्चों के लिए खुशखबरी, अच्छा पड़ गया उनका ये स्टेप। नहीं सर ऐसा मैं नहीं मानता, मेरे पास में अगर ऐसा आ जाएगा ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा मुझे भी, मैं भी बाउंड हूं, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कई बार हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चे से, और बच्चा कोई ऐसी हरकत कर देता है तो फिर मूड स्पॉइल हो जाता है आगे का पेपर चेक करने के लिए। इसलिए आप लोग ठीक तरीके से ही कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन में एक बात दी हुई है एडजस्टमेंट के अंदर, देखो क्वेश्चन ने ना खुद ही खुलासा कर दिया। बोलता है कि ना हमारे को ये रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर्स का, और इस साल ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था, 5000 था, तो हमें तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ही चाहिए था ना, वो इसने दे दिया। हम बनाते हैं फटाफट से सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमने यहीं पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन कर दिया। और हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास में, कि सर इतने की हमारी सब्सक्रिप्शन ड्यू थी। सब्सक्रिप्शन क्या नाम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, क्या बोल रहा हूं मैं, अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, ये क्या बोलता जा रहा हूं मैं। सब्सक्रिप्शन हमें बनाना क्या, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, हमें बनाना क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डाटा दिया हुआ है, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है कितनी, टोटल इतनी, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है सर, ड्यू निकालना है। तो अगर हमारे को सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसीव होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी सर, अब ड्यू वाली लिखनी है ना हमने सबसे पहले, तो क्या लिख देंगे सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें अमाउंट लिख देता हूं 450 इंटू 500, 2,25,000, ठीक है जी, 2.25 लाख ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा जी, अब स्टिल आउटस्टैंडिंग है हमारे पास में 2017 की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी थी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होती है हमारे पास में, एसेट होती है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस है, और ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5000, इसको लिख लेना यहां पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5000 इतनी थी हमारे पास में। और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई सब्सक्रिप्शन के बारे में, नहीं दी हुई, ठीक है सर, ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये निकालना है, हमें ये नहीं मालूम कि कितनी सब्सक्रिप्शन हमारी पिछले साल 2015-16 से रिलेटेड थी। तो हम क्या मान लेंगे 4500। देखो इस साल हमें रिसीव कितनी हुई है, 2,23,000 रुपए रिसीव हुई है, ये लिखा हुआ 2,23,000। टोटल कितनी रिसीव हुई है, 2,23,000। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, बच्चे है ना ये वाला अमाउंट लिख देते हैं। नहीं बेटा, मैंने बोला था कैश बुक के अंदर जो एंट्री होगी वो तो टोटल रिसीव की होगी ना, तो टोटल रिसीव कितना है 2,23,000। तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री बना दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मेरे पास में मैंने यहां लिख दिया बाय कैश अकाउंट, और इसका मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, और अमाउंट लिख देता हूं मैं 2,23,000। ठीक है, अब ये चेक करो 15-16 में हमारे 15-16 का कितना अमाउंट हमें इस साल रिसीव हुआ है, 4,500।
तो हमें 15-16 से भी कोई लेना देना नहीं है, यानी कि 4500 बनते थे, वो 4500 रुपए हमें मिले हैं, बस यही दिया हुआ है। कितने बनते थे ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें कोई ओपनिंग बैलेंस शीट दी ही नहीं। अच्छा 16-17 के कितने बनते थे? 16-17 के कितने मिले? 2,11,000 रुपए। तो हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई, तो हम क्या मान लेंगे कि सर इतने ही हमारे। बेटा ये सब्सक्रिप्शन का जो पॉइंट है ना, ये हमारे को इस वजह से छोड़ना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के पॉइंट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों लास्ट ईयर के ही हैं, जबकि हमारे पास में डाटा दिया हुआ होता है इस तरीके से, जो मैंने अभी रब कर दिया। यहाँ दिया हुआ है किस हिसाब से, ये भी लास्ट ईयर, ये भी लास्ट ईयर, और ये करंट ईयर। तो करंट ईयर के अंदर अगर हमारा ड्यू है 2,25,000 और क्वेश्चन के हिसाब से 7,500 हम माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग येट टू रिसीव आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास में यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे कुछ अमाउंट आएगा, वो बहुत ज्यादा होगा और हमारा आंसर जो है मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी है। मैंने भी ये क्वेश्चन जो है कहीं से लिया है, जो पास्ट ईयर का नहीं, ये तो बुक का है, रिलायंस वाली बुक का है। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गलती है, जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हमारे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा। अच्छा सुनो मेरी बात, फिर भी मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, इसके अंदर सही दिया हुआ है। यहां बोला गया है हमारे पास में कि 31 मार्च 2018 का डाटा हमें गिवन है, और 2016 यानी कि लास्ट ईयर, 2017-18 करंट ईयर, और फ्यूचर ईयर कितना 4500 रुपए दिया हुआ। फ्यूचर ईयर दिया हुआ है हमारे को, तीनों साल दिए हुए, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में कि कितनी सब्सक्रिप्शन हमारी ड्यू थी। द क्लब हैज 220 मेंबर, द एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 4500 पर मंथ, पर मेंबर, सॉरी नॉट पर मंथ। तो कितना टोटल अमाउंट हो जाता है प्रत्युष, बताना मेरे को। 220 इंटू 4500 कितना होता है बेटा? 9,90,000। 9,90,000 रुपीज। तो 9,90,000 रुपीज हमारा टोटल ड्यू अमाउंट है। ठीक, अब हम यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते, बनाइए आप लोग, और उसके अंदर ये डाटा पुट करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैं बता देता हूं। यहां पे ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था, लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, वो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या रहा होगा सर? लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर हमें नहीं रिसीव हुआ होगा, वो हमारा एसेट है। जो करंट ईयर का हमें रिसीव हो गया वो तो हमारी इनकम है, हमारा बनता ही था, और जो फ्यूचर ईयर का हमें रिसीव हो गया वो हमारी लायबिलिटी है। इस हिसाब से इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चार इंफॉर्मेशन के ऊपर एक बारी खुद से जरा ट्राई करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप चेक करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर, और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है 8400 की। ठीक, तो चलिए फिर यहाँ अकाउंट बना लेते हैं खुला खुला। 8400 है, 22,500 है। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, शायद ये और ये पॉइंट, हाँ 22,500 है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना ये, तो वो 22,500 ही है। ठीक है, ये हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देना है, और सब्सक्रिप्शन ड्यू जो हुआ है हमारा ड्यूरिंग द ईयर वो कितना हुआ है? 9,90,000 रुपीज। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 9,90,000 रुपीज। और सब्सक्रिप्शन इन एरियर यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मेरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8400 है, तो ये मेरा क्लोजिंग एसेट बन गया बाय बैलेंस सीडी 22,500। 22,500 मेरा क्लोजिंग एसेट है। ठीक, अच्छा अब ओपनिंग का मेरे पास में क्या कह रहे हो बेटा? 22,500 हमारा क्लोजिंग है ना,
देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2017, और हमारा ईयर क्या है, हमारा ईयर है 31 अप्रैल 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, और ये दिया हुआ 31 मार्च 2017, यानी कि ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग हो गया। तो यहाँ पे टू बैलेंस शीट पे, बैलेंस सीडी पे जाए, बैलेंस बीडी पे जाए, टू बैलेंस बीडी 22,500, ये हमारा ओपनिंग डाटा था बेटा। 31 मार्च 2017 का मतलब क्या है, 1/4/2017, तो 1/4/2017 को हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22,500 था, ठीक। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो हम निकाल सकते हैं। देखो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट ईयर के लिए हमें 9,63,000 रुपीज मिले, 9,63,000, जबकि हमारे बनते कितने थे, 9,90,000, है ना, यहां हमने निकाला था 9,90,000। तो ये जो होगा 9,90,000 माइनस हमारे पास में कितना 9,63,000, ये बता दो कितना होगा, 27,000। ये हमारा क्लोजिंग एसेट हो जाएगा। 27,000 बताया मुझे, चेक कर लेना, 27,000 तो प्लस 4,500 भी होगा प्लस 4,500 कैसे, सर 22,500 माइनस 18,000। 22,500 माइनस 18,000 रुपए कहाँ दिए हुए, ये दिए हुए, थैंक यू बेटा, 18,000 रुपए रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, लेकिन उसको अलग से लिखेंगे हम। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इसको 27,000 लिख देते हैं इधर ऐसे, और ये रिलेटेड है करंट ईयर से, करंट ईयर से, और लास्ट ईयर से हमारा बनता था 22,500, हमें इस साल रिसीव हो गया 18,000, तो अब रह कितना गया 4,500, 4,500, ठीक। और करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हुआ है वो टोटल में कितना हुआ है, वो हुआ है हमें 9,63,000 तो करंट ईयर का टोटल बताओ, 9,85,500। 9,85,500, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय कैश अकाउंट। कितना बताया था बेटा आपने अभी, 9,85,500, 9,85,500, ठीक है। बस और तो कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई, तो हम यहां क्या लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी निल और टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, नहीं अभी नहीं पता हमारे को, नील कैसे लिखते हैं हम, बैलेंसिंग फिगर किधर की तरफ आ रही है बताओ, सर बैलेंसिंग निकल गई, कहाँ निकल गई, सर आपने निकाली तो 27,000 प्लस 4500। ओहो हाँ, ये बैलेंसिंग फिगर ही तो थी जो हमने निकाली थी, मैंने खुद नहीं कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक है, खुद ही तो बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाली अभी, माइनस करके इधर निकाला था। अब और कोई डाटा दिया नहीं हुआ तो इसको नील ही लिख लेंगे, इसका मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन नील ओपनिंग की और क्लोजिंग की भी, ठीक है। ये बैलेंसिंग ही तो निकली थी, बैलेंसिंग फिगर में हमारे को बैलेंस सीडी निकल करके आया था। अच्छा अब कहां कौन कौन चीजें कहां चली जाएंगी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक सेकेंड है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा कितना, 9,90,000 रुपए,
ठीक है जी, क्योंकि ये ड्यू है। ठीक, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा जो 22,500 लिखा हुआ है। कहां पे, कौन सी साइड पे सर? एसेट साइड पे। और ये दोनों 27 और 4500 हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड पे। प्रत्युष ऐसे क्यों कह रहा है कि सिर्फ 27,000 जाएगा? लास्ट ईयर का जो हमारे को अभी भी बचा हुआ है वो भी तो हमारा एसेट ही है ना, सिर्फ इनकम करंट ईयर से रिलेटेड होती है। एसेट तो पुराना एसेट जो होता है, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिए हुए होते हैं एसेट, उनको हम कोई रोड पे थोड़ी फेंक देते हैं, उनको भी तो साथ में लेके चलते हैं ना। ठीक, इसको ऐसे भी लेके, इसको भी लेके चलेंगे। ठीक है जी, ये हमारा पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है और ये डाटा दिया हुआ, और ये हमारा कैश अकाउंट के अंदर दिया ही हुआ है ये बैलेंस, तो इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक, और कहीं हम इसको डालेंगे, बाकी सबको हम नील मान लेंगे। ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अब मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, मुझे बताया अभी सुशील भाई साहब ने आके कि सर आ जाइए, सेकंड बैच जो आप लोगों के साथ चल ही रहा है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट तक किया। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग क्या नाम है सेम टाइम पे अपना 9 बजे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो गुड़गांव वाले बच्चे हैं उनको मैं गुड़गांव से क्लास लूंगा कल मैं, और सीपी वाले बच्चों को लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? ओके, बाय बाय। सर एक सेकंड बेटा, मैं इसको जरा वाइंड अप कर दूं, फिर आपकी बात सुनूं।